तो दोस्तों मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो अपना पीक पकड़ रही है, यानी कि गिरावट और तेजी जो है आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगी। कुछ दिन पहले गिरावट होगी, दिन अचानक से तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस है बजट का वीक आ रहा है एंड बजट में क्या क्या अनाउंस हो सकता है वो तो उसी दिन पता चलेगा एक्चुअल में। बट बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे कि ये अनाउंस होने वाला है, वो अनाउंस होने वाला है। देखो सब कुछ जो है ना वो अभी एक प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी ही कन्वर्ट करती है मार्केट को वॉलेटिलिटी में। यानी कि कुछ गलत न्यूज आउट हो जाएंगी तो वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, कुछ अच्छी न्यूज ऐसे ही आउट हो जाएंगी, फिर आप तेजी देख पाओगे मार्केट में। तो अभी कुल मिला के ना इसलिए वॉलेटिलिटी का ये वीक है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के, अभी भी कुछ ऐसा सिचुएशंस नहीं हुआ है जहां पे सारे फंड आपको लगा देने चाहिए। देखो मार्केट में आपको मैंने बताया स्विंग में चलेगा, यानी कि अगर बजट में कुछ अच्छा दिखता है और कुछ अच्छा अनाउंस हो जाता है तो ये इजीली इस तरह से ऊपर की तरफ स्विंग बना सकता है एंड देन अगेन धीरे धीरे वो बजट वाला जो न्यूज है वो सेटल डाउन होगा तो मार्केट एक करेक्शन फिर कर सकता है। क्योंकि ये करेक्शन है ना, ये करेक्शन जस्टिफाइड है वैल्यूएशंस को लेके एंड जो एक्चुअल फैक्टर यहाँ पे ड्राइव करेगा ना वो Q3 का रिजल्ट, जो कि न्यूज में एक ही चीज मुझे अच्छी लगती है, ये Q3 का रिजल्ट वाला सीन। और जब तक जो है डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं आए थे, क्योंकि ये देखो टेक्निकल पैरामीटर है, एक तो आपकी अर्निंग जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्राइव करती है, यानी कि कंपनी जो है वो ग्रोथ करनी चाहिए, तभी मार्केट से आप एक्सपेक्ट करते हो ये ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए। दूसरी क्या है, दूसरी फैक्टर है जो मैक्रो फैक्टर होता है, ग्लोबल करेंसी, अपनी इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉलर जो है वो मजबूत होगा तो फिर आप इकोनॉमी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाओगे, क्योंकि अपनी इकोनॉमी क्या है, इंपोर्ट करता है, मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट होती हैं। अब इंपोर्ट होगा यानी कि खरीदा जाएगा तो फिर आपको डॉलर में पेमेंट होती है, तो डॉलर में रुपी जो है ना वो ज्यादा पे करना पड़ता है। तो जब यहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है तो फिर होता क्या है, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट जो है ना वो सीधा नीचे आता है, क्योंकि पहले आप 100 रुपये खर्चा करके ही आप प्रॉफिट निकाल रहे थे 100 रुपये का एक्स्ट्रा, यानी कि जब आप सेल कर रहे थे 200 के रुपीज में, उसमें आपका 100 रुपीज का कॉस्ट था और 100 रुपीज आपका प्रॉफिट था। बट अब आप क्या है 110 रुपये पे कर रहे हो, तो फिर फाइनली आपका प्रॉफिट जो है वो 90 रुपीज हो गया। सेल अभी भी आप 200 रुपये में कर रहे हो लेकिन आपका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये दिक्कत होती है डॉलर के बढ़ने से, सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, बजट तो देखो करेगा ही इम्पैक्ट, बजट एक टोन सेट करेगा। बजट में लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसलिए फोकस कर रहे हैं कि बजट जो है एक टोन सेट करेगा मार्केट का कि यहाँ से कितना जल्दी रिवाइव कर सकता है। अब बजट ऑब्वियसली कुछ ऐसे बिजनेसेस को बढ़ावा देना या टैक्स में कटौती करना, तो ऐसे चीजें होंगी ना तो स्पेंडिंग बढ़ेगी। स्पेंडिंग बढ़ेगी, मान लो टैक्स कट में कुछ छूट मिलती है तो फिर होगा क्या, जो भी टैक्स पेयर हैं उनके पास ज्यादा पैसे होंगे खर्च करने के। मान लो पहले आप 100 रुपीज कमा रहे थे तो उसमें टैक्स दे रहे थे आप 10 रुपीज, तो बचता कितने था आपके पास खर्चा करने के लिए, 90 रुपीज। अब चाहे आप इसको खर्चा करो या सेविंग करो, बट अभी मान लो जैसे टैक्स में कुछ छूट मिलती है तो फिर होगा क्या, मान लो ये 10 रुपीज से 6 रुपीज हो गया, तो अब आपको टैक्स जो है वो 6 रुपीज ओनली पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास 94 रुपीज बच रहे हैं। अब जो 4 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ये कहाँ जाएगा, ये मार्केट में जाएगा, यानी कि इकोनॉमी बूस्ट होगी। यहाँ से जितना स्पेंडिंग बढ़ेगा इकोनॉमी में डिमांड आएगी एंड डिमांड जो है वो फर्दर बिजनेसेस को प्रोडक्शन बढ़ाएगी एंड प्रोडक्शन जो है वो फर्दर सर्कुलेट करेगा और नए पैसे जनरेट करेगा। तो इस तरह से जो है ना ये सर्कल ऐसे पूरा काम करता है, लूप बन जाता है इकोनॉमिक्स में। तो ये बेसिक चीजें हैं और इस तरह से ही ड्राइव होता है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो जो लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स नहीं जान रहे थे उनके लिए जस्ट मैं इंट्रो कर दिया हूँ यहाँ पे बेसिक चीजें, ये आपको जानना भी चाहिए एज ए नॉर्मल सिटीजन। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए किस तरह से अपना इकोनॉमी जो है या कोई भी इकोनॉमी फंक्शन करता है, डिमांड सप्लाई का ही सारा गेम होता है यहाँ पे। इसलिए जो रेट कट की बात चलती है ना, रेट कट आपने सुना होगा बैंक में, तो वो क्या करते हैं, वो भी एक दूसरा तरीका है। यानी कि रेट अगर मान लो 4% का रेट है उसको 3% कर दिया, तो ये रेट इसने कम किया, तो इस रेट से कम होने से क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे। अब लोन सस्ते होंगे तो मैक्सिमम लोग लोन लेने जाएंगे, तो फिर क्या होगा, पैसे जो है वो मार्केट में आएंगे, यानी कि लोगों के पास आएगा और लोगों के पास आएगा तो फिर वो खर्चा होगा और खर्चा होने से क्या होगा, फिर से वापस आपका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई के सामने डिमांड को मीट करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगी कंपनियां एंड देन फॉर फाइनली वो लूप बनता जाएगा और ये ऐसे ही इकोनॉमी जो है इसका साइकिल अपना कंटिन्यू रखेगा। प्रॉब्लम इसमें कहाँ होती है, अब इसके बीच में जो है कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सप्लाई चेन जो है ना लूप बना हुआ ये फिर दिक्कत करता है, जिसके कारण ये फर्दर आपको बाकी इकोनॉमिक की एक्टिविटी है उसको भी कम कर देता है, जिसके चलते डिप्रेशन ये सब चीजें जो है आप देखते हो। डिप्रेशन तो बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन रिसेशन एक नॉर्मल टर्म से बोलते हैं, रिसेशन जो है
वो रिसेशन इस तरह से काम करता है। तो अभी देखते हैं बजट जो है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, टोन सेट कर सकता है मार्केट का कि कितनी जल्दी रिकवरी हो सकती है। अदरवाइज टेक्निकल टर्म्स में मैंने आपको बता दिया Q3 की रिजल्ट जो है ये ठीक उतने नहीं आए, मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है इस तरह से ऊपर, एंड देन फाइनली नीचे की तरफ आ सकता है। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कहीं भी करेक्शन में आपको देखोगे तो ये चीज़ें होती है, नीचे आता है उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, एक नेचुरल फैक्टर। अब यहाँ पे आने के बाद पहला फैक्टर क्या काम करता है कि बहुत नीचे आ गया मार्केट, तो फिर बाइंग हो जाती है, बाइंग होने से थोड़ा ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे जिसको सेल करना है वो देखता है अच्छा मौका है, बड़े लोग जो फंसे रहते हैं वो आपको वापस सेल करके नीचे ड्राइव कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमी की हालत सही नहीं है। यहाँ तक आते थे मैक्सिमम लोगों के फंड खत्म हो जाएंगे, फिर ये लूप में फंस जाएगा, एंड देन फाइनली आप देख पाओगे 1000 न्यूज आउट हो जाएंगे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। देन फाइनली मार्केट जो है टाइम लेता है, वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, शुरू तो चलती रहती है बट स्पीड अप होती है, स्पीड अप होता है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन फाइनली जो है ये स्पीड पकड़ेगा। उसके बाद आप देख पाओगे एक मैच्योर फेज में जाएगा, मैच्योर फेज में जाने के बाद वापस से इसमें फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। तो शेयर मार्केट भी एक तरह से साइकिल में काम करता है। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी जो है वो मैंने आपको बता दी है, बहुत पहले भी एक बार क्लियर कर दी, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ से जब से चला है ना, तो ये सेकंड स्विंग लो जो हमें मिल गया है। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर मान लो इधर आ जाता है तो अपने ETF जो है वो, अगर मान लो कहीं इधर आपने खरीदा होगा, वो मौका मिल जाएगा आपको फिर से रीबैलेंस करने का, अगर आपने निकलना है यहाँ से। यहाँ पे आपको लगता है कि सेक्टोरल ETF से निकल के मल्टी फैक्टर ETFs और डाइवर्सिफाइड ETF में लगाना है तो फिर लगा सकते हो। और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ जाता है ना, इस तरह से स्विंग लो फिर से बनाता है, तो भी आप थोड़ा थोड़ा मनी करके वापस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा काम क्या है कि अभी ये जो स्विंग लो बनाना, यहाँ ऊपर आएगा SIP बंद कर दो, यानी कि पैसे मत लगाओ। अगर ये यहीं से रेंज बना के निकल जाता ऊपर तो ठीक है, काफ़ी अच्छे खासे पैसे तो लग ही गए होंगे अब तक, क्योंकि बहुत दिन मौका दिया है इसने, 4 महीने हो चुके। और असली गिरावट देखोगे तो यहाँ पे कब आया था पहली बार, तो ये नवंबर में ही आ चुका था। नवंबर के इनिशियल टाइम पे ही ऑलमोस्ट देखोगे इस लेवल पे 7-8 नवंबर से ही आ चुका। तो नवंबर से पूरा नवंबर, दिसंबर एंड ऑलमोस्ट पूरी जनवरी, तो 3 महीने जो है आपको पूरा फुल मौका मिला है यहाँ पे SIP करने का। तो अच्छा खासा फंड जो है वो यूटिलाइज हो गया होगा। और अगर यहाँ से ये ऊपर जाके इधर ही निकल के वापस रेंज बनाकर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फंड जो है हमारे पास अच्छे खासे लग चुके हैं। इनको लिक्विड बीज या लिक्विड कोइंस जो भी है, बहुत लोग पूछते हैं कहाँ पे रखना है, तो ये रख सकते हो। मैं इन्हीं दोनों ETF का यूज करता हूँ, लिक्विड केस ज़्यादा यूज करता हूँ, लिक्विड बीज को मैं ज़्यादा यूज नहीं करता। अपनी अपनी चॉइस है, देखो दोनों में ही फायदे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। तो दोनों में से किसी एक को चूज किया जा सकता है और उनमें रहने दो, फिर वापस एक डिप आएगी रीटेस्टिंग टाइप, देन यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, एंड देन वापस अपना मार्केट चलेगा ऊपर। फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी फेज में जाएगा वापस आप निकाल लेना। आप देख पाओगे यहाँ पे चलता हो गया, नीचे गया, फाइनली एक बार ऊपर गया, इधर से ही ये ऊपर रीटेस्टिंग, यहाँ से इस लाइन से देखोगे तो इस लाइन से रीटेस्टिंग हुई है। वापस आपने जैसे मैं जो बता रहा था अभी, यहाँ पे आप फंड यूटिलाइज कर सकते हो अगेन, जो लिक्विड केस में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने फंड SIP अपनी रोक दिए इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये ऊपर से जाएगा यहीं से। अब यहाँ से चला गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से मौका दिया इसने, यहाँ पे फंड आपने लगाया, वापस जो भी बचा खुचा था राइड करो इसके ट्रेंड को, और मैच्योरिटी फेज में जाए तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रेच हो रहा है मार्केट, निकल जाओ धीरे 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 करके। अब ये पूरा निकलने वाला फेज आपका रहेगा। ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ बुल साइकिल जब भी आपको यूज करना है तो ये ब्रॉडर जो है स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। इस तरह से मैं आने वाले दिनों में भी प्लान करने वाला हूं। अब ये करेक्शन कितना दिन चलेगा देखो किसी को नहीं पता। जिस तरह से मैंने बताया बजट जो है वो ट्रेंड सेट कर सकता है, और इसके लेके ही काफी अच्छा खासा न्यूज अभी चल रहा है। न्यूज मैंने चेक वैसे नहीं किया बट मुझे पता है कुछ अच्छी न्यूज आई होंगी। न्यूज तो है देखो डेली एक ही चीज रहती है, अब आज के दिन चेक करोगे तो आपको जानबूझ के अच्छी न्यूज दिखाई जाएंगी, तो वो सब चीजें चलती हैं। मे बी ये पंप एंड डंप करने का दूसरा तरीका हो, यानी कि थोड़ा सा मार्केट को ऊपर रिएक्शन, नेचुरल रिएक्शन भी है क्योंकि नीचे आ चुका है। अब नीचे आया तो एक रिएक्शन बनता है ऊपर की तरफ, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक नेचुरल रिएक्शन आएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ से डंप करना होगा तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ वापस आपको अगेन देखने को मिलेगा। बट जो भी हो आज के दिन तो काफी अच्छी खासी तेजी जो है वो हमें देखने को मिली है, और पोर्टफोलियो में काफी आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ तो जरूर मिला होगा, काफी तो नहीं बट थोड़ा सा जरूर रिलीफ मिला होगा। और जो भी ETF जो गिर रहे थे आज के दिन वही आपको टॉप पे दिखेंगे। अल्फा 3.5%, मून 100 की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे तो अभी अवॉइड ही करना है। कल मैंने वीडियो बनाया था इस पे स्पेशली। माफांग इन दोनों की बात छोड़ दो। मोमेंटम 50 देखो यहाँ पे मोल्फा, मोमेंटम, स्मॉल कैप, स्मार्ट बीटा लीड कर रहे हैं, तो ये लीड करेंगे जहां तक मेरा मानना है। बाकी नॉर्मल ETFs जैसे स्मॉल कैप है, डिफेंस है, रियल्टी है, ये भी चल रहे हैं। तो ये थी ETF की अपडेट एंड ब्रॉडर एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि आने वाले दिनों में किस तरह से हमें भी
सोचना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ड्रॉ करके इस तरह से काम हो सकता है। अगेन प्रेडिक्शन है मेरा, होगा नहीं होगा, देखो गलत जा सकता है, इसलिए अपनी एनालिसिस जो वो जरूर करना। एंड आप क्या सोचते हो चाहे तो आप बता सकते हो कमेंट में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।